continue our last subtopic, and that is the how is federalism practiced, means how federalism practiced in India. And in this topic we have written here 4 points. First is linguistic state, second is language policy, third one is center-state relations, and fourth is decentralization. So among four we have already learned about the two subtopic, that is the linguistic state and language policy. In linguistic state we have learned that state were divided into different state on the basis of the language, means सेम लैंग्वेज बोलने वालों का एक स्टेट बनाया गया, और उसके साथ साथ जैसे इथनिक, ट्रेडिशन, कल्चर, ज्योग्राफी एरिया देखकर भी स्टेट्स फॉर्म किए गए, जिसका एग्जांपल हमने देखा था कि नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. ओके, देन सेकंड इज लैंग्वेज पॉलिसी. तो हमने देखा कि लैंग्वेज हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिड नॉट गिव द इम्पोर्टेंस टू एनी वन लैंग्वेज, किसी वन लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया. हिंदी डिक्लेयर एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, but only 40% are people speaking Hindi, and then 21 languages are there and that are called scheduled language. उसे scheduled language कहा जाता है. मीन्स हिंदी को इम्पोर्टेंस तो दिया गया, लेकिन उसके साथ अदर लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस दिया गया, लेकिन किसी को भी ये नहीं कहा गया कि यू हैव टू टॉक ओनली हिंदी, आपको हिंदी में ही बात करना है, ऐसा किसी को भी नहीं कहा गया. फिर हमने श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया था कि श्रीलंका वांट हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज एंड स्टॉप द यूज ऑफ द इंग्लिश इन 1965 को उसने स्टॉप कर दिया कि इंग्लिश में हमारा कोई भी ऑफिशियल वर्क नहीं होगा. बट सम नेशन वांट्स टू इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज दे डोंट नो द हिंदी लैंग्वेज, एंड उनको ऐसा लगा कि हमें हिंदी लैंग्वेज का कोई नॉलेज नहीं है, तो इंग्लिश लैंग्वेज को ये कंटिन्यू रखना चाहिए. सो सेंट्रल गवर्नमेंट keep both the language in same position, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, सब दोनों को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज कह दिया था. बट सम थिंकर्स थे, क्रिटिक थिंकर्स जो थे, जो क्रिटिकली सोचते थे, critics think that कि here are the given more important to the इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है. बट ऐसा नहीं था, ना ही इंग्लिश को दिया जा रहा था, ना ही हिंदी को दिया जा रहा था, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी अवॉइड किया कि आपको हिंदी ही बोलना है या आपको इंग्लिश ही बोलना है. और यही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन लीडर्स हैं उनके बारे में हमें बहुत अच्छी बात जानने को मिलती है कि उन्होंने उस समय उस टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बट दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट टुडे ऑल्सो. आज भी उसका इम्पोर्टेंस है, आज भी वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है. जो भी लिखा है प्रोसीजर, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं, हम आज भी उसे फॉलो करें, क्योंकि उन्होंने वो समय देखकर ही, फ्यूचर का सोचकर ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. तो इसलिए हमें बहुत प्राउड फील होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लीडर्स को. और इसी की वजह से क्या हुआ था कि जैसे श्रीलंका में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, वैसा प्रॉब्लम हमारे इंडिया में नहीं हुआ. तो ये दो थे हमारे सब टॉपिक. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था. देन कम टू आवर टुडेस टॉपिक, सब टॉपिक दैट इज द सेंट्रल स्टेट रिलेशन. तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन कैसे होने चाहिए? सेंट्रल स्टेट रिलेशन में the restructuring and the central state relation is one more way in which the federal government can strengthen their power. यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशन से ही फेडरल गवर्नमेंट का पावर बढ़ सकता है, फेडरलिज्म को और हम बढ़ावा दे सकते हैं. बट द प्रोसीजर और द रूल रेगुलेशन that has been written in the constitution that depend on the leaders, ruling parties or the leaders of the ruling party. वो किस पे डिपेंड है कि उसका जो अरेंजमेंट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशन का, उसको जो रूलिंग पार्टीज के लीडर है वो कैसे फॉलो कर रहे हैं. इफ दे आर टेकिंग इट अ सिस्टमेटिक मैनर, दे आर फॉलोइंग इट प्रॉपरली, दैट टाइम इट इज यूजफुल फॉर देम. बट दे आर नॉट फॉलो इट प्रॉपरली, तो what is the importance of the constitution or their rules and regulation? अगर वो उसे प्रॉपरली फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो उसके रूल्स रेगुलेशन का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है. हमने देखा समटाइम वी हैव सीन दैट कि जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, द सेम गवर्नमेंट
वर्क ऑन अ स्टेट लेवल पे भी चलती है. सो दैट टाइम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट गिव द पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट. उस स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं देती. जनरली अभी तक के हमने एग्जाम्पल देखा कि कांग्रेस पार्टी ही जो थी वो रूल कर रही थी, इंडिया में रूल कर रही थी, स्टेट में रूल कर रही थी. तो ऑलरेडी इंडिया ही सेंट्रल लेवल पे है और स्टेट में भी स्टेट लेवल पे भी कांग्रेस ही है. तो कांग्रेस पार्टी क्या करती है, स्टेट पार्टी को ज्यादा पावर नहीं देती है. वो अपने हाथ में ही पावर रखती सेंट्रल गवर्नमेंट और वो ही वर्क करती है. ये अब तक के हमने देखा. तो इसकी वजह से स्टेट के पावर लिमिट्स हो जाते हैं, स्टेट को पावर नहीं मिल पाता है. फिर सेकेंड हमने देखा है कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी होती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को दबाने की कोशिश करती है. वो नहीं चाहती कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर जाए, वो सारे पावर अपने हाथ में ही रखने जाती है. तो उस समय भी स्टेट के पास पावर नहीं होते. तो इस समय जो फेडरलिज्म होता है उससे कंट्रोल होता है. फेडरलिज्म इस समय हम फेडरलिज्म क्रिएट नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि फेडरलिज्म का रूल्स ही है. फेडरलिज्म जो है इज अ फॉर्म ऑफ सिस्टम वेयर द पावर डिवाइडेड इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स. मींस फेडरलिज्म किसे कहते हैं कि जब पावर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अदर कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स में भी पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे कहा जाता है फेडरलिज्म. एंड फेडरलिज्म में 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. और सबके खुद के पावर होते हैं, वो अपने अपने पावर में इंडिपेंडेंट होते हैं. लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर स्टेट के पास पावर ही नहीं है तो फेडरलिज्म, वहाँ पे फेडरलिज्म नहीं आ सकता है. तो इस समय क्या होती है कि कंट्रोल हो जाता है और जो पार्टीज होती है, अपोजिट पार्टी जो होती है, वो अपोजिट पार्टी क्या करती है, दुश्मनी करती है, रिवॉल्ट करती है. दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म. इसमें जो फेडरलिज्म का स्पिरिट होता है वो वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है. देन ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर द 1990 के बाद ये धीरे धीरे चेंज होने लगा. दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल. इस समय में ही हम देखेंगे कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एमर्ज हुई एंड दैट पार्टीज एंड देन स्टेट लेवल पे पार्टी काम करने लगी. और अब तो ये होने लगा कि कोई भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही थी. अब मेजोरिटी, एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलने की वजह से वहाँ पे क्या किया गया, कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म किया गया. कोएलिशन, व्हाट इज अ कोएलिशन गवर्नमेंट? व्हेन द 2 or more party make a single party. मींस जब दो से ज्यादा पार्टी मिलाकर क्या करती है, एक पार्टी बनाती है, वो इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन जीत कर आती है, जो गवर्नमेंट होती है उसे कहा जाता है कोएलिशन गवर्नमेंट. तो इस समय हमने देखा कि किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिल रही थी, तो सभी ने क्या किया, शुरू कर दिया कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करना. अब कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो उसमें पार्टी को क्या करना पड़ा, सबको अपने अपने पावर्स देने पड़े. अब कोएलिशन गवर्नमेंट में हमने देख लिया कि कांग्रेस के साथ आकर शिवसेना मिल गई, आम आदमी पार्टी मिल गई. अब ये शिवसेना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों की मिलाकर क्या होगी, कोएलिशन गवर्नमेंट होगी. तो अब ये कांग्रेस जो मेन पार्टी थी उसने अपने पावर आम आदमी पार्टी को भी दिया और शिवसेना को भी दिया. तो इसमें क्या हो गया, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और इस तरीके से जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म को बढ़ावा मिलने लगा. मींस फेडरलिज्म फिर स्प्रेड होने लगा. पहले हमने देखा था कि फेडरलिज्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता था, कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को कंट्रोल किया जा रहा था. बट लेकिन अब क्या हो रहा था कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, यही मेन क्या होता है, फेडरलिज्म का मेन फीचर्स है. तो ये हमें देखने को मिलता है. देन सेकंड क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब जो सुप्रीम कोर्ट ने मेजर डिसीजन लिया था कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉपरली अपने जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करना ही है. यू हैव टू शेयर योर पावर विद द स्टेट गवर्नमेंट. तो इसकी वजह से भी सेंट्रल गवर्नमेंट को एकदम अबाइड कर दिया कि रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपको अपने पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करना ही है. तो इसकी वजह से भी जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट को बढ़ावा मिल गया. द फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन द अर्लियर ईयर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट इनटू फोर्स. मीन्स जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में नहीं आया था तो उस समय फेडरलिज्म को कोई पावर नहीं था फेडरल गवर्नमेंट को. लेकिन आज हम देखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को बहुत से पावर दिए गए हैं. तो ये हो गया सेंट्रल स्टेट रिलेशंस. देखा हमने सेंट्रल स्टेट रिलेशन किस टाइप से हुआ है. देन डिसेंट्रलाइजेशन, जस्ट मैंने लास्ट प्रीवियस पार्ट में बताया था कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन.
डिसेंट्रलाइजेशन, उसी को कहा जाता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसको देख लेते हैं। Okay, we have already seen that in the federal government there are the two types of government. One is central government, central, and second is state government. Okay, so we have seen that कि power जो थे the power were divided between the two government, central government and state government. Central government का एंटायर नेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, ये हमने देखा। बट as well as we have seen that India is a vast country and here is so many diversity also. यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है and here is the state also bigger than the फॉरेन कंट्री। जो फॉरेन की कंट्री उससे भी बड़े हमारे स्टेट्स है। जस्ट लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ द यूरोप। यूरोप का जो यूरोप पूरी कंट्री है उतना ही एक हमारा इंडिया का स्टेट है। अगर आप देखें तो एग्जांपल ये तो क्या होता है कि जैसे उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश इज लार्जर देन द रशिया। उत्तर प्रदेश जो है किससे बड़ा है? रशिया से। द महाराष्ट्र इज लार्जर देन द जर्मनी। मीन्स जो एक पूरी कंट्री है उतना वास्ट हमारा सिर्फ इंडिया का स्टेट है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडियन पीपल्स, और इंडिया के लोगों को देखना है, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन करना ये इजी टास्क नहीं था। तो इसके लिए क्या किया गया कि स्टेट लेवल पे भी पावर को डिवाइड करने का कोशिश की गई कि जो पावर है वो स्टेट लेवल पे भी डिवाइड होना चाहिए। पहला तो सेंट्रल ने अपने पावर स्टेट को दिया, बट स्टेट ही इतना बड़ा था कि इसको अकेले अपना काम करना, वर्क करना इज इट नॉट अ पॉसिबल वर्क। सो द स्टेट वांट टू डिवाइड इट्स पावर इन डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग ऑर्गन्स पे। तो इसलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। सो हियर इंट्रोड्यूस अ न्यू काइंड ऑफ गवर्नमेंट एंड दैट इज अ थर्ड टायर। Third tier of government. Third tier of government that is called local government. अब यहाँ पे एक नई गवर्नमेंट आई जिसे कहा जाता है थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट एंड दैट इज अ लोकल गवर्नमेंट। हमने सिर्फ इतना ही देखा था फेडरल सिस्टम में कि टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट थी, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। लेकिन जब स्टेट लेवल पे काम करना पॉसिबल नहीं हुआ था तो स्टेट ने भी अपने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और उसको थर्ड टायर उसने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। तो इसी को कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। मींस सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर स्टेट को दिए, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पावर थर्ड टायर वाली गवर्नमेंट मींस लोकल गवर्नमेंट को दिए और इस तरीके से पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया। Okay, so what is the decentralization? Decentralization किसे कहेंगे? When the power is taken from the central government and state government and given to the local government, that is called the decentralization. What is the decentralization? When the power is taken away from the central government and state government and give it to the local government, that is called decentralization. अब डिसेंट्रलाइजेशन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट। स्टेट में क्या हो गया कि जो लोकल गवर्नमेंट फॉर्म होने लगी, जैसे पंचायती राज, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, इसको हम लोकल गवर्नमेंट कहेंगे। अभी लोकल गवर्नमेंट के थ्रू जो प्रॉब्लम्स थे, लोकल एरियाज के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना शुरू हो गया था। द पीपल हैव बी ए बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन देयर ओन लोकेलिटीज। अब जैसे हमारे गोंदिया का जो प्रॉब्लम है, तो हमारे गोंदिया का प्रॉब्लम हमारे इनको पता है, कलेक्टर को पता है कि हमारे गोंदिया में क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, स्टेट के मुख्यमंत्री तुरंत में नहीं आएंगे दौड़कर, या फिर इसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तुरंत के दौड़कर नहीं आएंगे गोंदिया का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए। तो गोंदिया का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है तो हमें इसके लिए म्यूनिसिपैलिटी के पास जाना है। अगर हमें ड्रेनेज सिस्टम को रिकवर करना है, हमारे एरिया को अच्छा करना है, तो हमें पहले हम म्यूनिसिपैलिटीज के पास जाएंगे, नगर परिषद के पास जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कलेक्टर के पास जाते हैं और अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। बिकॉज दे नोज वेरी वेल द रियल प्रॉब्लम ऑफ द एरिया। वो क्या जानते हैं कि उनको रियल प्रॉब्लम पता है एंड दे नो हाउ टू इन्वेस्ट देयर मनी इन विच वे, यानी कौन से वे में हमें इन्वेस्ट करना है। हमें हमारे गोंदिया में स्कूल इंपॉर्टेंस है कि हमारे स्कूल में पब्लिक पार्क इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे लोगों को सैनिटेशन की फैसिलिटी देना है या लोगों को ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी देना है, ये कौन जानेगा? यहाँ के लोकल लीडर्स है वो जानेंगे और इसी की
प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी लोकल लेवल पे, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक लोकल गवर्नमेंट फॉर्म की गई, लोकल गवर्नमेंट के थ्रू लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया गया। तो दिस हेल्प टू इंक्लूड इनकैलकुलेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। अब इसमें डिसीजन द पीपल हु आर टेकिंग द पार्टिसिपेट इन अ डिसीजन मेकिंग। अब क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग में लोगों का इन्वॉल्व हुआ। हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा भराई जाती है, ग्राम सभा बुलाई जाती है, ग्राम सभा में सभी लोग आते हैं और वो लोग आने के बाद अपने विलेज का जो प्रॉब्लम है वो रखते हैं कि नहीं हमारे एरिया का रोड अच्छा नहीं है, हमारे एरिया में ड्रेनेज पैटर्न गुड नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, फिर हमारे एरिया में बोरवेल नहीं है। तो इस तरीके से पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट डिसीजन मेकिंग में, तो दैट इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक, उसको क्या कहेगा, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसीलिए जो लोकल गवर्नमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, यानी खुद की लोकेलिटी को खुद सेल्फ गवर्न करो, किसी और की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जितना प्रॉब्लम्स लोकल लेवल के लीडर जो जानेंगे उनके लोगों का प्रॉब्लम उतना जो है वो हमारे स्टेट के मिनिस्टर या फिर हमारे इंडिया के मिनिस्टर नहीं जान सकते, और इसी की वजह से पावर को शेयर किया गया है ताकि स्टेट का जो काम है वो थोड़ा कम हो जाए और स्टेट गवर्निंग अच्छी तरह से हो, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से हो। Okay, as we have seen that the power share in a local government, just like for village area there is a gram panchayat, and urban area there is a municipality. Okay, इस तरीके से उनको, तो स्टेट ने क्या किया, स्टेट इज गिवन सम पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, उसने कुछ पावर्स दिए लोकल गवर्नमेंट को, मीन्स लेकिन वो लोकल गवर्नमेंट को डायरेक्टली रूल कौन कर रहा था, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर स्टेट, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया था इंडिपेंडेंट वर्क है, स्टेट गवर्नमेंट ने ही पावर दिया था और उसको सुपरविजन करने का काम भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही थी। लेकिन कुछ एरिया में हमने देखा है कि विलेज एरिया में अगर देखा जाए तो लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर रिसोर्स ऑफ देयर ओन, लोकल गवर्नमेंट के खुद के पावर रिसोर्स नहीं है, खुद के नहीं है, उसमें किसका सुपरविजन है, स्टेट का सुपरविजन है। thus there was very little decentralization in effective terms, अगर देखा जाए तो बहुत थोड़ा पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, ये नहीं है कि पूरा पावर स्टेट ने लोकल ग्राम पंचायत को दे दिया है कि तुम विलेज लेवल के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो, नहीं, उसने कुछ पावर अपने अंडर में लिया, कुछ तरीके से स्टेट गवर्नमेंट इन लोकल गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का भी काम करती है। तो इस तरीके से हमने समझा, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया किस टाइप से प्रैक्टिस की जाती है, लिंग्विस्टिक स्टेट में क्या हुआ था, लैंग्वेज पॉलिसी में क्या हुआ था, पॉलिसी में क्या हुआ था, फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशंस कैसे थे, पहले कैसे थे, फिर कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई, कोएलिशन गवर्नमेंट के फॉर्म की वजह से जो है फेडरलिज्म को और बढ़ावा मिला, फिर जो जजमेंट किया गया हाई कोर्ट के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू सुनवाई की गई कि क्या होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर प्रॉपरली स्टेट गवर्नमेंट को भी शेयर करनी चाहिए, इसकी वजह से भी फेडरलिज्म आया। एंड देन लास्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूट द पावर अमॉन्ग द डिफरेंट गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स, और यहाँ पे वही हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पावर और अपने पावर लोकल गवर्नमेंट को दी। बट ये देखते हैं हम कि इनका एक के ऊपर सुपरविजन रहता है, सुपरविजन वो करते हैं और ये जरूरी भी होता है। अगर हमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क प्रॉपरली रन करना है तो दैट टाइम इट इज कंपलसरी, ये बहुत कंपलसरी होता है कि जो भी हमारी हाई अथॉरिटी उसके नीचे लेवल वाले को देखना चाहिए, फिर उसको उसके नीचे लेवल वाले का वर्क सुपरविजन करना चाहिए, तभी क्या होता है, वर्क स्मूथली चलता है। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, हमारा ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन का, इसमें और कुछ पार्ट्स है जो बच गए हैं, दैट वी विल कंप्लीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम इस डिसेंट्रलाइजेशन को फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।